Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing fine. So इस क्लास के अंदर मैं BPSC 144 यानी कि दक्षिण एशिया का जो परिचय वाला आपका पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। मैं खाली जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो है क्विकली आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसको रिवाइज कर सकें कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है आपको ये पता चल सके। सो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें हम बात करेंगे आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद क्या है और इसको रोकने के लिए विभिन्न उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, भले ही वो उपाय ना पूछे कुछ और पूछे, पर आतंकवाद का जो टॉपिक है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आतंकवाद एक हिंसक और अवैध गतिविधि होती है, ठीक है, जिसमें लोग या समूह नागरिकों को डराने के लिए, सरकारों को चुनौती देने के लिए या अपनी राजनीतिक, धार्मिक या विचारधारात्मक मांगों को पूरा करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं। तो जब भी आतंकवाद होता है तो उसके पीछे क्या क्या मांग हो सकती है, या तो वो मांग राजनीति से जुड़ी हुई होगी, या वो धर्म से जुड़ी हुई होगी, या फिर किससे जुड़ी होगी, आपकी जो विचारधारा हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती हैं तो विचारधारा से जुड़ी हुई मांग भी हो सकती है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बम धमाके, गोलीबारी, अपहरण और हत्याएं जैसी जो क्रूर घटनाएं हैं वो इसमें होती हैं और इनका उद्देश्य होता है आम जनता में भय और अव्यवस्था फैलाना, कि जो आम जनता है वो डर जाए और एकदम अव्यवस्था फैल जाए पूरे एरिया में, ये इनका उद्देश्य रहता है। इसके रोकने के उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं, तो जो सरकार है वो कठोर कानून और सुरक्षा उपाय कर सकती है। तो आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सख्त कानून और सुरक्षा बलों को सक्षम बनाना आवश्यक है। विशेष आतंकवाद निरोधक कानून और सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देना चाहिए। तो एक तो पता है क्या, देखो, विशेष कानून बनाने चाहिए आतंकवाद से जुड़े हुए। दूसरी चीज, जो भी हमारी सेना वगैरह है उसको भी विशेष तौर पर ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि आतंकवाद के जो अपराध हैं इन्हें रोका जा सके। आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर, कि ये जो आतंकवादी संगठन है इनको धन मिल कहाँ से रहा है, उन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तो आतंकवाद को धन और संसाधन प्रदान करने वाला जो नेटवर्क है पूरा का पूरा, उस नेटवर्क को तोड़ने पर जोर देना है। इससे आतंकवादी समूहों को फंडिंग मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो जब उन्हें फंडिंग नहीं मिलेगी तब जाके कुछ हो सकता है। और जो सरकार है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधार कर सकती है। देखो, क्योंकि आतंकवाद का जो रूट कॉज है ना, अगर हम उसे खत्म कर दें, उसकी जो जड़ है, जड़ क्या रहती है, देखो, गरीबी, बेरोजगारी, समाज में असमानता होती है, तो ये सारे इसके जड़ वाले कारण होते हैं। तो अगर हमें खत्म करना है तो हमें इसको जड़ से खत्म करना होगा। तो यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो आतंकवाद के लिए उर्वर भूमि कम होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी ये पनप रहा है ना आतंकवाद, तो ये सारे अगर हम इसके जो मेन रीजंस हैं इन्हें सॉल्व कर दें तो आतंकवाद नहीं होगा। आतंकवाद का मुख्य कारण कभी कभी राजनीतिक या धार्मिक असहमति भी होती है, ठीक है। मान लो कि दो लोग हैं, उनको राजनीति को लेकर कुछ बहस हो गई, धर्म को लेकर बहस हो गई, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें आतंकवाद को खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण जो समझौते और संवाद होते हैं उनको क्या करना है, बढ़ावा देना चाहिए। आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है, तो आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए देशों के बीच मिलकर काम करना जरूरी है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि विश्व में, पूरा विश्व जो है, जब भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ कुछ भी टॉपिक होता है तो पूरा विश्व इससे अफेक्ट रहता है। तो आतंकवाद जो वैश्विक समस्या है तो इसमें जो विभिन्न देश हैं वो मिलकर काम करेंगे, तब जाकर ही जो है आतंकवाद से हम छुटकारा पा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास क्या होता है। तो देखो, मानव विकास क्या है, आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो क्या आप विकसित कहलाओगे, तो केवल आर्थिक तौर पर आपको अमीर बनने से नहीं मतलब होना चाहिए। यहाँ पर जो मानव विकास है वो जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसको भी देखता है। कोई भी मानव जो है विकसित जब माना जाएगा जब उसके जीवन में गुणवत्ता हो, ठीक है, उसके पास जो भौतिक चीजें आवश्यकता की जो बेसिक है वो होनी चाहिए, उसके पास मानसिक शांति होनी चाहिए, और जो है सामाजिक उसका कल्याण। तो ये सारी चीजें होती हैं कि मानव विकास का मतलब है लोगों की जीवन की गुणवत्ता, उनके भौतिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। इसका उद्देश्य न केवल आय, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सशक्तिकरण को भी बढ़ाना है। तो जो भी व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाना इसका एक उद्देश्य है।
तभी तो कोई भी मानव देखो विकसित जब ही कहलाएगा जब वो स्वतंत्र होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। सो मानव विकास की जो चुनौतियां हैं उनको देखते हैं। मानव विकास क्यों नहीं हो पा रहा, लोग विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे के जो कारण है वो हम देखेंगे। तो पहला कारण क्या है? गरीबी। ठीक है, गरीबी इसका कारण है। तो गरीबी एक बड़ी चुनौती है जो विकास के प्रयासों को धीमा कर देती है। इसके अलावा समाज में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता होती है वो भी मानव विकास को प्रभावित करती है। फिर हम देखते हैं क्या, शिक्षा की कमी, जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कई क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जो मानव संसाधनों के विकास को बाधित करता है। तो जो मानव संसाधन है उनका विकास नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, कम है। स्वास्थ्य सेवाओं का भी क्या देखते हैं हम, अभाव है, कमी है। प्राकृतिक संसाधन जो है उन पर कितना बड़ा जो है पर्यावरण संकट आज हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मानव विकास है उस पर खतरा है। संसाधन दिन पे दिन समाप्त होते जा रहे हैं, प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और जो जलवायु परिवर्तन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, हम देखते हैं कि मानव विकास के लिए खतरा है। रोजगार के अवसरों की कमी। तो अगर किसी समाज में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है तो मानव विकास की प्रक्रिया हम क्या देखते हैं, कमजोर हो जाती है और जो बेरोजगारी है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? तो हम देखते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध और संपर्क बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या संबंध? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संबंध होते हैं देशों के बीच, वो संपर्क उनका बढ़ जाता है। यह सूचना, पूंजी, श्रम और माल के आदान प्रदान के द्वारा देशों के बीच बढ़ती हुई आपसी जो निर्भरता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो दुनिया के विभिन्न देश हैं वो विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और जो माइग्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो अब अगर हम बात करें वैश्वीकरण, तो इसने दुनिया को एकजुट किया है, ठीक है, जिससे देशों के बीच व्यापार, संवाद और तकनीकी उन्नति में हम क्या देखते हैं, वृद्धि हुई है। जब से वैश्वीकरण हुआ है दुनिया में, हम देखते हैं कि 1991 के बाद से इंडिया ने जब एलपीजी पॉलिसीज को अपनाया था तो ग्लोबलाइजेशन इसका एक पार्ट था जिसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। तो उसके बाद से जो दुनिया है वो क्या हो गई है, एकजुट हो गई है। इसके कारण विभिन्न देशों के लोग अब आपस में अधिक संपर्क में रहते हैं और विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। हालांकि वैश्वीकरण के लाभ भी हैं लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अब हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। तो वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं कि जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ जाती है। जो अमीर और गरीब देश हैं उनके बीच का जो अंतर है वो वैश्वीकरण की वजह से बढ़ गया है। और जो हमारे कई सारे जो विकासशील देश थे उसमें बड़े निगमों द्वारा संसाधनों का दोहन होता है। क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो हमारे विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, विकासशील देशों में जाते हैं और वहां पर अपनी कंपनी खोल लेते हैं और फिर उन विकासशील देशों के जो संसाधन होते हैं उनका दोहन करने लग जाते हैं और जो स्थानीय संस्कृति होती है वो नष्ट होती जा रही है। और हम क्या देख रहे हैं, केवल और केवल जो अंग्रेजी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो स्थानीय परंपराएं और संस्कृति थी वो खतरे में चली गई हैं। फिर हम देखते हैं पर्यावरणीय संकट। तो बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और व्यापार के कारण पर्यावरणीय संकट भी बढ़ रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये सब भी हम क्या देख रहे हैं, हो रही है। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू और इसके प्रभावों को संतुलित करने के लिए देशों को समन्वित और सतत विकास के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वैश्वीकरण है, इसके आपने क्या है, ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब है विकास की बदलती प्रवृत्तियों और दक्षिण एशिया में पर्यावरण पर उनके प्रभावों के बारे में हमें बताना है। जो विकास है वो कैसे, अब जो पहले विकास था वो कुछ और था, अब जो विकास है वो कुछ और है। पहले जिस भी देश ने उद्योग लगा लिए, ठीक है, और क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हो गया, जिस देश ने व्यापार बढ़ा लिया वो देश विकसित हो जाता था। पहले जहाँ पे कृषि प्रधान व्यवस्था थी और अब हम क्या देखते हैं कि क्या हो गया, वहां पर औद्योगिक और सेवाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं।
तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है, जिसने वैश्विक संपर्क और व्यापार को और भी मजबूत कर दिया है। तो विकास जो है, पहले हम क्या देखते थे कि औद्योगिकीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सतत विकास है उस पर ज्यादा जोर है। और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, यानी कि नवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है, उन सोर्सेज पर ज्यादा कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो तो आप विकसित माने जाओगे। तभी आप देखते हो कि कई सारे जो देश है वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितना है। तो अब हम देखेंगे कि जो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है विकास का। ये जो दिन पर दिन विकास होता जा रहा है, इस विकास का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला हम बताएंगे कि जो है औद्योगिकरण और शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जब भी नए नए उद्योग लगते हैं, नए नए शहर बसते हैं, तो इनसे पर्यावरण पर दबाव बढ़ जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है और निर्माण कार्यों से जुड़ी जो अव्यवस्थाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते कचरे की समस्या ने पर्यावरण को क्या किया है, बहुत ही ज्यादा हमारे पर्यावरण को इसने प्रभावित किया है। फिर आप जलवायु परिवर्तन बताएंगे। तो दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन का असर बहुत ही ज्यादा हम गंभीर देखते हैं। बढ़ते तापमान, असमय वर्षा और बर्फबारी में बदलाव से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो जो कृषि का उत्पादन है वो सही अब नहीं हो पाता जलवायु परिवर्तन की वजह से। जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी भी कमी हो गई है, दिन पर दिन जंगल कटते जा रहे हैं और जो भूमि है उसकी जो उपयोगिता है वह क्या हो रही है, कम हो रही है। और विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना क्या हो गया है, हमारे लिए जरूरी हो गया है। हमें पर्यावरण को जो नुकसान है वो नहीं पहुंचाना और पर्यावरण का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। तो दक्षिण एशिया को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए, सतत विकास करना चाहिए और जो ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज का हमें यूज करना है। सतत विकास आप सभी को पता ही होगा, ऐसा विकास जो अभी की जो भी हमारे संसाधन होते हैं ना, उनको हमें बचाना है ताकि वो संसाधन हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बचे रहे। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्लास समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं सेकंड लेक्चर भी अपलोड करूंगी, तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और इसी प्रकार से सारे आंसर्स एकदम इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कल आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं।